इसको रिकॉर्डिंग मोड को फिर से ऑन करके इसको स्टार्ट करते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो ये मेरा एक और दोस्त है जिसने क्या किया। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, किसको? मॉड्यूल 2 को। ठीक है, हम इंपोर्ट करना सीख लेते हैं पहले। इंपोर्ट कैसे कैसे किया जाता है। ये एक तरीका हो गया इंपोर्ट करने का। इसमें हमें बार बार नाम लिखना पड़ रहा है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 1। हेक्टिक है ना, बहुत परेशान करने वाला है। ठीक, इसको कमेंट कर लो। ठीक है, कमेंट करने से पहले इसको एक बार फिर से कॉपी पेस्ट कर लो। पेस्ट कर लिया और इसको क्या कर दिया हमने? कमेंट कर दिया। एक और तरीका है इंपोर्ट का, सेम लिखना है। इंपोर्ट मॉड्यूल 1 एज एम, या कोई भी नाम दे दो जो भी तुम्हारा मन करे, छोटा नाम या बड़ा नाम, जैसा मर्जी वैसा नाम दे दो। मैं छोटा नाम दे दिया एम। अब ये जितने भी हैं, इन सबको चलाने की अगर मैं कोशिश करूंगा, पहले चला लो इसको। इन सबको मैं चलाने की अगर कोशिश करूंगा तो देखो एरर आ रहा है। कह रहा है मॉड्यूल 1 ऐड का हमें नहीं पता है क्या। देखो सबके नीचे अंडरलाइन हो गया है ना, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, इसका नाम बदल के एम कर दिया है। तो अब ये एम को डिटेक्ट करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एम को सबके आगे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल 1 की जगह पे। ठीक है, लिख दिया एम। तो अब इसको जब हम चलाएंगे तो देखो फिर से ये चलने लग गया। तो इस केस में क्या हुआ, हमें नाम को थोड़ा छोटा लिखने की परमिशन मिल गई। ये एक और अच्छा इंपोर्ट का तरीका है। अच्छा, अब एक और तरीका है इंपोर्ट का, लेकिन उससे पहले फिर से वही हम कॉपी कर लेते हैं सबको। ठीक है, ये मैं आपको अलग अलग कॉपी करने का तरीके समझा रहा हूं। ठीक है, अब एक और तरीका है जिसमें हमें ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट फ्रॉम के साथ इसमें किया जाता है एस्ट्रिक। इसका मतलब होता है सब कुछ इंपोर्ट कर लो। अब तुम्हें बार बार मॉड्यूल 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 या एम 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 कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा अब तुम क्या कर, देखो सबके नीचे अंडरलाइन आ गया ना। अब फिर से इसको तुम चलाओगे तो ये एरर देगा, कह रहा है एम नहीं डिफाइंड है, एम इज नॉट डिफाइंड। क्यों एम डिफाइंड नहीं है भाई? क्योंकि एस्ट्रिक का कहना यह है कि जब तुम ये लिख देते हो ना, तो ये सारी की सारी एज इट इज आ जाती है। तुम्हें नाम वाम यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा उस फंक्शन का नाम लिखो, ऐड लिखो, मल लिखो, डिवाइड लिखो, सब लिखो, जो लिखना है लिखो। सीधा फंक्शन का ही नाम अब लिखना शुरू करो। ठीक है, तो ये तुम्हें और आसान लगेगा। पता है इन ऊपर के तीनों में प्रॉब्लम क्या है? बहुत मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो किसी क्लाइंट को बस दो ही मेथड चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट, लेकिन तुम इन तीनों में से कुछ भी लिखते हो ना तो सब का सब मेथड आ जाता है और लोड कर देता है तुम्हारे फाइल पे। थोड़ा सोच के देखो, अगर ये सारे के सारे मेथड 2-2 हजार लाइन के होते हैं तो कितना हैवी हमारा ये फाइल हो जाता। और हमें चाहिए था दो ही मेथड, हम बेकार का और दो मेथड लेके आ रहे हैं, मतलब 4 हजार लाइन का कोड एक्स्ट्रा। तो बेकार होगा ना हमारा एप्लीकेशन, स्लो चलेगा ना। तुम सो मत जाना। हाँ, ऐसे तुम सो रहे हो यार। अच्छा, ऐसे ही हो तुम, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ये सारा का सारा फाइल हमारा लोड कर देगा बेकार का। तो हम ये सारा का सारा फाइल क्यों लोड करवाएंगे यार? जितना की जरूरत हो उतना मंगाओ ना। अब मान लो मुझे डिनर टाइम में दो ही रोटी खाना है, लेकिन मैं रोज 4 रोटी खाता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दो ही रोटी की जगह पे 4 रोटी खाने लग जाऊंगा, तबीयत खराब हो जाएगी, राइट? जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम फाइल को या मेथड को इंपोर्ट करेंगे, सब थोड़ी ना कर लेंगे यार तुम्हारे कहने से। ठीक है, और उससे हमारा एप्लीकेशन हल्का होगा, लाइट वेट होगा, तो अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, इसलिए करा जाता है। तो अब देखो, एक और तरीका है। फ्रॉम मॉड्यूल 1 इंपोर्ट, उन मेथड्स के नाम लिखो जो चाहिए हमें। क्या चाहिए था? ऐड और सब्ट्रैक्ट चाहिए था, तो ऐड लिखो, आ गया ऐड, कॉमा, सब,
सब, तो ये सब्ट्रैक्ट भी आ गया, देखो दोनों मेथड आ गए। अब तुम्हें क्या करना है, सीधा ऐड लिखो और 10,20 लिखो, फिर सब लिखो, फिर सब लिखो, और उसके बाद 10,20 लिखो। तो एक का आंसर क्या आना चाहिए, 30, और एक का आंसर -10। रन करो, देखो 10 और -10, 30 और -10 आ रहा है। तो ये एक अलग तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। इसमें उतने ही कोड आएंगी जितने की जरूरत है। मान लो कि मल्टीप्लीकेशन को अगर तुम यूज करोगे मल को, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 10,20 लिखोगे, तो ये चलेगा ही नहीं। इसके नीचे देखो अंडरलाइन मारा गया है, मतलब कि ये नहीं चलेगा, एरर दे देगा। देखो दे दिया ना। तो ये सबसे अच्छा अप्रोच था, इससे फाइल भी लाइट वेट रहता है, नीट एंड क्लीन भी होता है, और जितनी जरूरत है उतनी ही फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं। और जिसको इंपोर्ट करते हैं उसको मॉड्यूल कहते हैं, जिस पे इंपोर्ट करते हैं उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। तो अब बताओ, ये कौन, इन दोनों में से कौन सा हमारा मॉड्यूल और कौन सा स्क्रिप्ट है? मॉड्यूल 1 मॉड्यूल है, और कैलकुलेटर हमारा स्क्रिप्ट है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर एक और मेरा दोस्त है, जो अभी मैं बनाया था फाइल, मैंने इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे कुछ और बताना था, और वो मैं इन सब के साथ नहीं बता पाता। तो मान लो कि ये मेरा दोस्त जो है मैथमेटिक्स के कुछ वैल्यूज को इसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। जैसे मान लो ये लूप भी चलवा देता है कि कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, और हेलो नाम का ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें एक वैल्यू पास कर देते हैं बी, और एक लूप चला देते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज, लेट्स से बी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो, हेलो, ठीक है, सेव कर दिया। हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट कह रहा है भाई एक काम करो, तुम इस मॉड्यूल को भी, किस मॉड्यूल को, इस मॉड्यूल को भी इस पे बुलाओ, और मुझे हेलो चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड मैं प्रिंट करूं इन सब के अलावा। तो मैंने बोला ठीक है, कैसे, अगर तुम ऐसे अभी हेलो लिख दोगे और पैरेंथेसिस लगा के इसमें 5 लिखोगे तो नहीं चलेगा। देखो मैं इसको चला रहा हूँ। अच्छा, एक चीज को नोटिस किया तुम लोगों ने, मैं इस फाइल को क्लिक करता हूँ, इस फाइल को क्लिक करता हूँ, या इस फाइल को क्लिक करता हूँ, ऊपर कुछ चेंजेस हो रहे हैं हेडिंग में। ये जो प्ले बटन है ये उस फाइल के लिए एक्टिवेट हो जा रहा है, बाकी सबके लिए डीएक्टिवेट हो जा रहा है। तो जब हम इस पे चला रहे हैं तो देखो हेलो नहीं चलेगा, नहीं चल रहा ना हेलो, क्योंकि फाइल ये इंपोर्ट नहीं हुआ अभी। इस पे कैसे इंपोर्ट करोगे? तो फिर सेम फ्रॉम मॉड्यूल 2 इंपोर्ट क्या, हेलो, ठीक है, माय बैड, हेलो, ठीक है। अब चलाओ इसको, 30 -10 और हेलो चला 5 बार, देख रहे हो ना, अच्छा है ना ये। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बहुत बारीकी से। पैकेज जो होता है फोल्डर को कहते हैं। पैकेज क्या होता है? फोल्डर। अगर तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल हैं और एक स्क्रिप्ट है जिस पर सब इंपोर्ट कर रहे हो, और तुम सबको एक साथ रखना चाहते हो, तो तुम्हें क्या चाहिए होता है? फोल्डर। पाइथन की फाइल्स हैं, फोल्डर के अंदर रखोगे। तो एक फोल्डर बना लो यहाँ पे, इस फोल्डर का नाम हम दे देते हैं, मान लो क्या नाम दोगे, ABC, ABC। तो ABC मत दो, क्योंकि ABC नाम का पहले से हमारे पास पाइथन वालों ने बना के दे रखा है। इसका नाम पैकेज ही लिख दो, ठीक है, पैकेज। अब इस पैकेज के अंदर तुम इस मॉड्यूल को उठा के जब डालोगे तो उसके अंदर वाले पार्ट में आ जाएगा, और जहां जहां यूज होगा वहां वहां अंडरलाइन हो जाएगा, क्योंकि पाथ चेंज हो गया है। देखो ये अंडरलाइन हो गया ना, यहाँ पे एरर बता रहा है। अब इस मॉड्यूल 2 को भी इसी के अंदर डाल दो, यहाँ देखो यहाँ पे भी एरर आ गया। अच्छा, एक काम करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये दिख रहा है, यही तो अभी तुमने चलाया था ना। अब इसको चलाओगे तो ये एरर देगा, अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था, लेकिन अब क्या दे रहा है, एरर कह रहा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 हम नहीं जानते क्या होता है। क्यों नहीं जानते भाई? पाथ चेंज कर दिया तुमने। करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी थी? पैकेज एंड मॉड्यूल, और उसके अंदर तुमने एक और फोल्डर बना के रख दिया।
अब तुमने उसके अंदर एक और फोल्डर बना के रख दिया, तो भाई उस फोल्डर का नाम तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पैकेज। और इन दोनों को जोड़ना है, पैकेज और मॉड्यूल को, तो कैसे, डॉट से जोड़ देते हैं। देखो आ गया मॉड्यूल 1, सजेशन में आ रहा ना मॉड्यूल 1। हाँ, अब एक्टिवेट हो गया, अब एरर नहीं आ रहा, अंडरलाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पे भी पैकेज डॉट मॉड्यूल 2। अब देखो फिर से सब चलने लग जाएगा, चल रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट पैकेज और मॉड्यूल का। इसमें किसी को दिक्कत है? जब तुम्हारे पास बहुत सारे पाइथन की फाइल, एक चीज और नोटिस करो इसके अंदर, अभी बाहर में पाई कैशे था, इसके अंदर देखो पाई कैशे है। अगर मैं इसको डिलीट मार दूं सर, तो क्या बाहर में फिर से पाई कैशे बनेगा? अगर मैं बोलूं कि बाहर में अगर इनमें से कोई भी मॉड्यूल होता जो इस स्क्रिप्ट पे इंपोर्ट हो रहा होता, तो जरूर बनता। अभी दोनों के दोनों मॉड्यूल जिसको इंपोर्ट कर रहे हैं कैलकुलेटर पे, वो एक नए फोल्डर में है। तो अब जो पाई कैशे बनेगा वो नए वाले फोल्डर यानी कि पैकेज के अंदर ही बनेगा। और कब बनेगा? जब हम इस कोड को चला देंगे। देखो बन गया, बाहर नहीं बन रहा है ना, कैलकुलेटर वाले फोल्डर में तो नहीं बन रहा, पैकेज और मॉड्यूल में, पैकेज के अंदर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है गाइस? किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ। अरे बोलो, बोलो, आया समझ में? एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। बहुत सारे पाइथन की फाइल, ठीक है, एक साथ अगर उनको रखना है तो एक फोल्डर, और उस फोल्डर को कहते हैं पैकेज। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, दो फैंसी टर्म है, एक है पैकेज, दूसरा है मॉड्यूल। पैकेज, सॉरी, मॉड्यूल और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट दो फैंसी टर्म है, मॉड्यूल और स्क्रिप्ट। मॉड्यूल और स्क्रिप्ट दोनों में कॉमन पार्ट ये है कि दोनों पाइथन की फाइल है। मॉड्यूल किसी स्क्रिप्ट पे जाके, मॉड्यूल किसी स्क्रिप्ट पे जाके अपना कोड चलाती है, स्क्रिप्ट उसको बस इंपोर्ट करता है। ये देखो, स्क्रिप्ट पे कोई कोड नहीं लिखा जाता, जितनी कोड रहती हैं वो सब कई और पाइथन की फाइल में रहती है और उसको सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मॉड्यूल उसको कहते हैं जहां पे सारा कोड लिखा हुआ है, जिस पे इंपोर्ट करे उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। यही तो याद रखना है, यही है। ठीक है, अब पाइथन के अंदर ये बाय डिफॉल्ट एक बना के दिया गया है। पाइथन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट, बहुत सारे मॉड्यूल्स बना के दिए गए हैं, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे एक, ये देखो, ये तुमने नहीं बनाया है, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम आ रहा है ना लेकिन मॉड्यूल की तरह, लेकिन ये तुमने कहीं बनाया है क्या? इसमें नहीं बनाया ना, तो ये कहाँ पे है? ये कहाँ, कहीं ना कहीं तो होगा। हमने बोला हाँ है, ये करता क्या है सर? ओटीपी जनरेट होता है ना, ओटीपी 4 डिजिट का, है ना? तो ये ओटीपी बार बार जनरेट करता है। देखो बिल्कुल लास्ट में 38395, फिर से इसको चलाऊंगा तो कुछ नया ओटीपी जनरेट करेगा 8751, और वो ओटीपी 1000 से लेकर 9999 के बीच में होगा, या ये दोनों पॉइंट में से कोई एक हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसको बनाया गया है, तो इसको बना के किसने दिया? पाइथन वालों ने दिया। अब रखा कहाँ गया है उसको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। पाथ इसका हिडन होता है ना, इसीलिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, देखो दिस पीसी के अंदर जाओ और इस पाथ पे सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे लिब दिख रहा है तुम लोगों को? इसके अंदर ये अंडर अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैसे दिख रहा है, और फोल्डर दिख रहा है, ये सब पैकेज है। दिख रहा है पाइथन की फाइल बहुत सारी। ओके, कलेक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई कैशे, ठीक है। उसी तरह से रैंडम अभी चलाया था ना, देखो यहाँ पे रैंडम था, ये देखो ये रैंडम है, ये रैंडम दिख रहा है ना? ये सब पहले से बना के कॉपी लिखी गई है, इनके अंदर पाइथन की फाइल दी गई है, तो आप यूज कर पाते हो। तो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई चीज डाउनलोड करते हो ना, आपको याद है पिप, पिप के बारे में कभी सुना है? हाँ,
पिप क्या क्या काम करता है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को जब डाउनलोड करता है तो वो उसको इसी के अंदर लिब के अंदर ले जाकर स्टोर करता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो जब भी आप इंपोर्ट लिखते हो तो जितने भी मेथड सॉरी मॉड्यूल होते हैं इन्हीं के कॉल होते हैं वहां पे। ठीक है, और अगर आपने अपना बनाया है तो आप उसको करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ज्यादातर केस में रखते हैं। जैसे मैंने पैकेज और मॉड्यूल के अंदर एक फोल्डर बना के उसके अंदर मॉड्यूल बनाए हैं। समझ में आ रहा है? ये याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, आप चाहे तो अपना पैकेज मॉड्यूल इसके अंदर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इतना है कि उस नाम से कोई और पैकेज नहीं होना चाहिए, ना तो लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रखते हैं, क्योंकि हमें इन सबसे फिर मतलब नहीं रहता है। ठीक है, चलो, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब आगे पढ़ते हैं। होप सो आप लोगों को पैकेज मॉड्यूल समझ में आया हो, है ना? अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम क्लास और ब्लूप्रिंट के बारे में सिर्फ समझेंगे। ठीक है, राइट। क्लास और ब्लूप्रिंट क्या होता है? देखो, इंडस्ट्री में 95% एप्लीकेशंस जो होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे वर्क करती हैं। अच्छा, मैं तीन तरीके से लोगों से बात करता हूँ, तीन तरीके के मेरे बोलने के तरीके हैं। एक तो अपने प्रचंड मित्र से बात करता हूँ फुल गाली में। वाई आर यू लाफिंग? ये सच है भाई। जो कॉन्सेप्ट तुम पढ़ने जा रहे हो इसको डेनिस रिची ने दुनिया की प्रॉब्लम को देख के बनाया था, वही दुनिया की प्रॉब्लम तक ले जा रहा हूँ। मेरा बस बोलने का तरीका थोड़ा खराब है कि मैं चीजों को साफ बोल देता हूँ। हाँ, लेकिन मैं गाली में दे के ही बात करता हूँ, है ना? तो उनसे थोड़ा सा तमीज बना के रखनी पड़ती है। ठीक है, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाता अपने दोस्त के साथ। आप भी नहीं हिचकिचाते, मुझे पता है। ठीक है, हमारी बातों में बातें कम, गालियां ज्यादा होती। हाँ, तो मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ गाली भरे अल्फाज के साथ, है ना? उसको कतई नीच वर्ड कहते हैं, है ना? लीचर टाइप में बात करता हूँ। एक तो इंग्लिश में दो तरह के कोटेशंस होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वो इनफॉर्मल से भी नीचे का कोई कॉन्सेप्ट अगर इंग्लिश में आ जाए तो उसके नीचे का कॉन्सेप्ट है। हाँ, यही है मेरे बात करने का तरीका। अबे बी कैसा है ना? बी को फिल कर लेना। ठीक है, हाँ, ऑलराइट। दूसरा, मैं तुम लोगों से बात करता हूँ, अरे कर लियो यार, क्या हो जाएगा? ठीक है, देख लूंगा, चल अभी जा निकल। इसमें बी वर्ड नहीं आया। ये हो गया दूसरा एक स्टाइल, है ना? थोड़ा सा अच्छा तरीका उसके इनफॉर्मल में। हाँ, तो तुमसे मैं इनफॉर्मल तरीके से बात करता हूँ। अगर मैं अपने टीचर से बात करूँ जाके, तो मैं बोलूँगा हाँ जी सर, बिल्कुल हम इसे करके ले आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना? तीन तरीके हो गए। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड भी तीन तरीकों को फॉलो करता है। हाँ, और पाइथन तीनों को सपोर्ट करता है। हाँ, लेकिन किताबों में चार तरीके लिखे गए हैं। हाँ, किताबों में चार तरीके लिखे गए। ये मुझे तब पता नहीं चला जब मैं पहला बैच ले रहा था। ये मुझे तब पता चला जब मैं पहला बैच ले रहा था और मैं बीसीए के ये कोर्सेस में इनरोल्ड था। मैं बीसीए में था तब बैच स्टार्ट करी थी लेना। अब मैं एमसीए फाइनल ईयर में हूँ, है ना? तो हाँ, ऐसा है। तो मैंने किताब में पढ़ा था, जावा के किताब में, कि चार तरीके की प्रोग्रामिंग स्टाइल होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेज है, 8,000 सॉरी 9,000 प्लस लैंग्वेजेस है। ठीक है, वो 9,000 प्लस जो लैंग्वेजेस हैं वो कुछ ना कुछ पैराडिम, इनको पैराडिम कहते हैं, स्टाइल को पैराडिम कहते हैं। ठीक है, पैराडिम। ठीक है, चार तरीके के पैराडिम होते हैं और अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग पैराडिम को सपोर्ट करती है। ठीक है,
कौन कौन से वो चारों पैराडिम हैं उनको समझ लेते हैं। तो मैं फिर से जुपिटर लैब को लॉन्च करूंगा। और मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दूंगा ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंदर मैं जाऊंगा और इसके अंदर मैं फाइल्स बनाऊंगा और इस फाइल का नाम दूंगा मैं पैराडिम। क्या नाम दूंगा? पैराडिम। एक सेकेंड, पैराडिम ऑफ ओओपी। ठीक है, जब शुरुआती दौर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बनाया गया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ओओपी, राइट। लेकिन पता नहीं लोगों को कहां से मजा आने लग गया और उन्होंने उप्स बोलना स्टार्ट कर दिया। उप्स, oh my gosh, really? Oops, I made this mistake. Come on, how? I don't know, but still I made it. Oops. अब डेवलपर परेशान, क्या करा जाए? इन इंसानों का क्या करा जाए? सुधरने वाला तो है नहीं है, ये तो बोलते ही रहेंगे अब जिंदगी भर। तो उन्होंने बोला जब हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम एक एस का मतलब नहीं बता सकते, हम बताएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। एस का मतलब निकाला गया स्ट्रक्चर, है ना। तो अब फुल फॉर्म क्या निकल के आया? हाँ, मछली बेच दिया, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, नहीं खरीदूंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ये दुनिया के प्रॉब्लम को लेके उठी हुई सब कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने जैसा आप लोगों को बोला शुरू में ही, दुनिया में जितने भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो उसमें से 95% एप्लीकेशंस जो बनी हुई हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही बनी हुई है। क्या फायदा है इसका? और पैराडिम प्रोग्रामिंग स्टाइल जो आप 4 तरीके के बता रहे थे उससे तो आप भटक ही गए हो बिल्कुल। मैं बोला भटका नहीं, अभी बताना है, ठीक है, कि वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है हमारा टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या है? टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, ये पहला स्टाइल है। इसको पागल लोग करा करते थे, साइंटिस्ट, पागलों की कैटेगरी, है ना। हाँ, दूसरा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हाँ जी सर। तीसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और लास्ट वाला जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं ओपीएस। जब मैंने बहुत पढ़ाई करी जावा में सीख गया पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मेरी जावा में 2 बार लगातार बैक आई, तो मैंने बोला अब तो आर पार की लड़ाई होगी, मैंने सीख डाला जावा। हम आर पार की लड़ाई लड़ने चले गए क्योंकि हमें पहले से पाइथन आता था और आफ्टर ऑल आई वाज ट्रेनर। अब मेरी बैक लगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तुम बिलीव करोगे, मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक पढ़ाता हूँ, मैं खुद एआई हूँ, लेकिन मेरी स्टैटिस्टिक में ही बैक लग गई। स्टैटिस्टिक होता है बीसीए में, ठीक है, सर्च करना मिल जाएगा, उसमें भी मेरी बैक लगी है। लेकिन दूसरी बार जब पेपर दिया 50 नंबर के थे, 48 नंबर आए हैं, ये भी अच्छा है। चलो, तो मुझे पता नहीं था स्टैटिस्टिक है ये, एक रात पढ़ के जाते थे हम लोग, लेकिन मुझे लगा कि हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा। प्रोग्रामिंग का भी वैसा ही सीन था, पढ़ेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि सब एक ही कॉन्सेप्ट होता है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी अलग अलग हो जाती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ लिया मैं। जब मैं पढ़ रहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जावा में, क्योंकि पाइथन नहीं था, बाय डिफॉल्ट जावा होता है बीसीए में आज भी, और सी सी प्लस प्लस होता है। तो वहां पे बहुत देर पढ़ने के बाद मुझे पता चला
कि यार ये दोनों तो सेम ही है। कुछ लैंग्वेज में इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, लेकिन अगर हम पाइथन जैसी लैंग्वेज पढ़े तो सेम है दोनों, है ना। तो मैंने इसको क्या किया, बोला आज के बाद ये 3 है। और जावा जैसी लैंग्वेज में भी ये सेम है, सॉरी, जावा जैसी लैंग्वेज में भी ये क्या है, सेम है, क्योंकि जावा सिर्फ एक ही पैराडिम को सपोर्ट करता है, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जावा सिर्फ किसको सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। पाइथन तीनों को सपोर्ट करता है। अब तीनों के स्टाइलिंग को देखते हैं, तीनों तरीके से प्रोग्रामिंग करके। एक ही कोड उठाऊंगा, उसको तीनों तरीके से लिख के दिखाऊंगा, ठीक से देखना। पहला है, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है क्या, ठीक। पहला है टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। इसमें इन तीनों में क्या प्रॉब्लम थी वो समझेंगे हम, ठीक है, कोड करने के साथ साथ। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और प्रिंट a प्लस बी अगर मैं करूंगा तो 30। ठीक है, मान लो 1000 लाइन का कोड, 1000 लाइन का कोड, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो उस 1000 लाइन के कोड में हर जगह जाके बदलाव करना पड़ेगा, अगर 2 से ज्यादा वैल्यू होगी या चेंज करना होगा तो। मतलब 2 अलग अलग वैल्यू को अगर फिर से ऐड करना पड़ेगा, तो इस पूरे कोड को लिखने के साथ साथ उन वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा ना। तो बार बार रिपीटेशंस हो रहे हैं ना। ये रिपीटेशंस को टेक्निकल टर्म में कहा गया है रिटर्नडेंसी। क्या, रिटर्नडेंसी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहता है कि रिपीटेशन करना है तो हमारे पास मत आओ, हम एरर नहीं देंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। क्या कहता है, हम एरर नहीं देंगे, हम चला देंगे, तुम बार बार रिपीट करो, हम चला देंगे, लेकिन हमारा अस्तित्व क्या आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। क्या कह रही है, हाँ, बेइज्जती खराब हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है, हमारे घर में आज भी हो रहा है। हमारी ही बेइज्जती खराब हो जा रही है, बताओ। पहले एनीवेज, अब आगे। तो ये था टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। जितनी बार तुम्हें, मतलब इसको साइंटिस्ट इसलिए यूज करते थे क्योंकि उनको बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने होते थे, और वो एक बार में कैलकुलेशंस लिखते थे और एक बार में आंसर निकालते थे। अब उसको मैनुअली करने में बहुत वक्त लगता था, इसीलिए उन्होंने कंप्यूटर का सहारा लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे उसी रिपीटेशंस की बात हो रही है, बार बार उन्हें वो इक्वेशंस अलग अलग तरीके से लिखने पड़ते थे। तो ये उनके लिए अच्छा था, लेकिन हम प्रोग्रामर्स के लिए अच्छा नहीं। कुछ वक्त बीता और डेनिस रिची साहब आए मार्केट में। वो अलग लेवल के थे साइंटिस्ट। सुनने में आता है कि वो अपने फ्लैट में मुर्दा मिले। साइंटिस्ट थे ना, अकेले रहने की आदत, मुर्दा मिले थे, ही वॉज डेड। खैर जो भी रहा, इससे कुछ समझ लेना जो मैं समझाना चाहता हूँ, है ना। हाँ, आगे। अब जो है हमारे पास एक और प्रोग्रामिंग है। क्यों हंस रही है भाई, क्या हो गया, हाँ? हंस रिया है बोल रहा हूँ, क्या कर रिया है, जेंडर नहीं चेंज कर रहा भाई, पागल है क्या, क्या हो रही है बोल। चलो आगे देखो। अब इसको मैं, अब इसको मैं प्रोसीजरल या फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग की मदद से करके दिखाता हूँ। ठीक है, डेफ एक फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन का नाम दे दो क्या, लेट्स से सम या ऐड, नाम दे दिया। ठीक है, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट ए कॉमा बी। ओके, ए कॉमा बी मत करो, एक्स कॉमा वाई कर दो। ठीक है, इस पूरे कोड को एज इट इज उठा के इसके अंदर रख दो, इंडेंटेड होगा, है ना। और जहां पे भी आपको एक्स, ए था वहां पे एक्स लिख दो, और जहां पे बी था वहां पे वाई लिख दो।
ठीक है, तो एक्स में जो भी तुम आर्ग्यूमेंट जब कॉल करोगे इसको, तो बाहर निकल के ही तो कॉल करोगे। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो 10,20 अगर लिखूंगा तो एक्स में 10 चला जाएगा और वाई में 20, और वो ए को असाइन हो जाएगा और बी को। जब रन करोगे तो यू विल गेट 30। सेम कोड था ना। अब इस केस में तुम्हें बार बार कोड को छूने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे 20 और 204 लिखोगे तो आंसर मिलेगा। ये ज्यादा फास्ट था ना। अब पूरा 1000 लाइन का कोड नहीं देखना पड़ेगा अगर होता तो। तीसरा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ओपीएस। ठीक है, सेम कोड। एक ऐसा क्लास बनता है, उस क्लास का नाम कुछ भी दे दो, मैं ए दे देता हूं। उसके अंदर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को एज इट इज उठा के ले जाके रख दो। ठीक है, और इंडेंट कर दो। ठीक है, यहां पे एक पैरामीटर आ जाता है सेल्फ कॉमा। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसको चलाने के लिए तुम्हें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जैसे ए या कृष्णा इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस, ऐसा लिखना पड़ता है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। अब कृष्णा के ऊपर एक मेथड चलेगा जिसको हम कहते हैं सम, सॉरी ऐड। कृष्णा के ऊपर क्या चल रहा है, एक मेथड चल रहा है ऐड, और उसके अंदर तुम 10,20 लिखोगे तो देखो 30 आ रहा है। फिर से अगर तुम्हें कुछ और ऐड करना है तो लेट्स से 20 और 204 को ऐड करना है, कर सकते हो। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल कहते हैं। अब इसके आगे हम मंडे को पढ़ेंगे, आप मंडे को आइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। होप सो आप लोग को पैराडिन समझ में आए हों। ठीक है, चलो बाय गाइस।